अंधा क्यों बोला जाता है? इसके पीछे का क्या प्रावधान है? कि जो भी निर्णय होता है हम्म, वो साक्ष्य के आधार पर होता है। आम लोग किसी पुलिस वाले से जब बातचीत करते हैं तो कई बार ये देखा गया कि पुलिस वाला आम जनता पे हाथ उठा देता है। तो क्या समानता का अधिकार अधिवक्ताओं के लिए और आम जनताओं के लिए अलग अलग होता है? कोई सिपाही या कोई दरोगा हम्म। या कोई भी पुलिस वाला जी। किसी आम आदमी के साथ मारपीट कर देता है, हाँ। गाली गलौज कर देता है, हाँ। तो उसके लिए भी वही कानून है हम्म। जो आम आदमी के लिए है। लड़कों वालों की गलती ना होने के बावजूद भी उन पर दहेज के प्रति प्रताड़ना करने का जो केस लगा देती है, इसमें आम आम लोगों को कैसे बच के निकलना चाहिए? इस दहेज के संबंध में जो है, हम्म। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी जी। जिसके अनुसार अब इसमें 3 बार मीडिएशन होता है। तो अगर दरोगा उनकी एफआईआर नहीं लिख रहा है तो उस मामले में उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें कोई अधिवक्ता के पास जाना चाहिए? हर चौकी हम्म। रिपोर्टिंग चौकी नहीं होती है, थाने में ही जाना पड़ेगा और रिपोर्ट जो है थाना पर ही दर्ज होगी। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आए हुए हैं फतेहगढ़ के जिला न्यायालय के बार एसोसिएशन के महासचिव के साथ, श्री नरेश सिंह यादव जी। नमस्कार नरेश सिंह यादव, नमस्कार। स्वागत है आप। कैसे हैं आप? ठीक है, बस सही है। ठीक है। तो ये एक एडवोकेट से महासचिव बनने तक का सफर आपका कैसा रहा है? अब सफर तो हमारा काफी संघर्षशील रहा है, जी। और क्योंकि हमारे यहाँ जो पूर्व पदाधिकारी थे जी। वो अपना पद छोड़ना नहीं चाह रहे थे, ठीक। और 4-4 6-6 साल बाद जो है बहुत ही मुश्किल से उन्होंने चुनाव कराए। ठीक। अंत में ये हुआ कि 2018 का चुनाव हाँ। काफी प्रयास के बाद, बार काउंसिल से लिखा पढ़ी होने, हाई हाँ। कोर्ट जाने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जाने, उसके पश्चात जो है प्रारंभ चुनाव हुई। लेकिन उसमें भी विधिक रूप से कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं भी। नहीं की, मनमाने तरीके से चुनाव कराया। ठीक। उस चुनाव के खिलाफ हम लोगों ने बार काउंसिल में लिखा पढ़ी की। हाँ। उसका परिणाम यह हुआ कि उन लोगों को, हमारे पूर्व महासचिव, अध्यक्ष और निर्वाचन अधिकारी थे, हाँ। उनको 10 वर्ष के लिए डिबार कर दिया गया। वो अधिवक्ता के रूप में कार्य करने से हटा दिए थे। तो आमतौर पर जो ये जिला बार एसोसिएशन का चुनाव होता है, ये कितने काल के अंदर हो जाना चाहिए? अब उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो ये है कि बार एसोसिएशन जो है जी। वो सोसाइटी में रजिस्टर्ड होती है, ठीक। उसके अनुसार 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक। और जब ये बार एसोसिएशन का संबंधीकरण बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश हम्म। या जहाँ से संबंधित है, जिस प्रदेश से, ठीक। उसके अनुसार 1 वर्ष रखा गया है। एक वर्ष मतलब एक हर हर दूसरे वर्ष में चुनाव होना होना चाहिए। चाहिए। ठीक। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी है हाँ। कि अगर सोसाइटीज एक्ट के अनुसार हम्म। 2 वर्ष का है कार्यकाल, ठीक। तो 2 वर्ष ही रखा जाए। ठीक। तो जो इससे पहले पदाधिकारी कार्यरत थे इस पोस्ट पे, तो उनके खिलाफ क्या अधिवक्ताओं ने मिलकर कोई कार्रवाई नहीं की थी? अब उनके जो पहले से थे महासचिव के खिलाफ, जो बार काउंसिल ने उनको डिवाइड किया था, हाँ। उसके बावजूद भी उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा, तो मनमाने तरीके से बने रहे। हम्म। उसके खिलाफ अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को लिखा। ठीक। तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के एक सदस्य हैं, हम्म। उन्होंने इनको डिबार होने के बावजूद भी कार्य करते रहने के आधार पर पुनः 15 साल के लिए डिबार कर दिया, निरस्त कर। और एक आदेश कर दिया जी। कि जो विधि विरुद्ध तरीके से चुनाव कराया गया और मनमाने तरीके से डिवाइड होने के बाद भी कार्य किया गया, हम्म। इसके संबंध में एफआईआर दर्ज कराई जाए। तो हमारे यहाँ एक वकील साहब हैं, हम्म। राजीव वाजपेयी जी, जी। इन्होंने ही अपना परिवाद वहां प्रस्तुत किया था बार काउंसिल में। ठीक। तो वो उसमें वादी बने हैं, हम्म। और नवंबर 2023 से हमारे पूर्व महासचिव संजीव बारिया जी ठीक। जेल में हैं, अच्छा। और कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ? कार्रवाई हुई है, और अभी भी जो है उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। फिर दोबारा जब चुनाव हो। और इन्होंने हम्म। इस दौरान अधिवक्ता की, जो हमारा पैसा इकट्ठा होता है, अधिवक्ता निधि समझिए, या उनके लिए, हमारे कार्यकलापों के लिए रहता है, हाँ। उसका करीब 5.5 करोड़ रुपया हड़प लिया है।
मतलब वो फंड जो होता है वो अब बाहर के अधिवक्ताओं के लिए हाँ, होता है। बच्चाओं के विकास के लिए, उनके हाँ, सही उपचार जो के लिए जरूरत होता है। हो रही है उसको परिपूर्ण करने के लिए। हाँ, लेकिन ऐसा उन्होंने उस फंड से कुछ कुछ किया नहीं नहीं। किया उन्होंने, अपने निजी प्रयोग में लगाया, हाँ, जमीनें खरीदी, प्लाट खरीदे, हाँ। और वो वर्तमान में जो है पुलिस प्रशासन द्वारा सब तो कुर्क कर एक लिए एक तरह से इसे 5 करोड़ का घोटाला भी कह सकते हैं। वहाँ घोटाला कर। तो जब आप महासचिव के पद पर नियुक्त किए गए तो आपके कंधे पे अभी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं अधिवक्ताओं के प्रति? अब जब हमारा निर्वाचन होने के बाद में हाँ महासचिव बने हैं, जी। उस समय एक तो हमारे यहाँ की फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब थी। ठीक। केवल 1852 रुपए का हमें चलिए। प्राप्त हुआ। लेकिन हम और हमारी कार्यकारिणी जो है हम्म। अपने विकास कार्यों में लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं। हम्म। और वर्तमान में हम लोगों ने एक अधिवक्ता महिला कक्ष अधिवक्ता को अधिवक्ता महिला कक्ष, महिला। जी। महिला अधिवक्ताओं के लिए जो है ठीक। उसका निर्माण कराया है। और एक हमारा सभागार यहाँ है, हाँ। उसमें कुछ कमियां थी, हम्म। उनको जो है सुधार करा के परिपूर्ण करना। बनाया हुआ है। और हमारे पास जो है कुछ दुकानें हैं ठीक। बाहर की, ठीक। उनसे आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। और उसी से हम लोग अभी जो है अपना कार्य चला रहे हैं। अच्छा। तो अभी जैसा आपने बताया कि आपने जब महासचिव के पद पर नियुक्त हुए तो आपने एक महिला अधिवक्ता कच, कार्यालय कच, खोला, कक्ष खोला। कच्छ को नाम। इससे पहले वो कार्यालय नहीं था? नहीं, महिलाओं के लिए यहाँ पर बैठने की कोई व्यवस्था अलग से नहीं थी, अच्छा। तो उनके लिए अब अलग व्यवस्था की है। आपने करवाई है। हाँ। अच्छा, एक विषय ये होता है कि कानून को अंधा क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का क्या प्रावधान है? अब कानून के अंदर की बात यह है हम्म। कि जो भी निर्णय होता है हम्म। वो साक्ष्य के आधार पर होता है। ठीक। चाहे भले ही हमारे सामने, आपके सामने कोई घटना हो रही है, हम्म। हमने देखा कि दूसरे आदमी का मर्डर कर दिया गया है, ठीक। लेकिन हम उसमें साक्षी नहीं बने, हम्म। तो अब जिसने भी दूसरे ने साक्ष्य दिया, हाँ। गवाही दी, तो उसके आधार पर उसकी सजा हो गई। ठीक। भले ही उन लोगों ने घटना को नहीं देखा, हाँ। उनको गवाह बनाया गया, उन्होंने गवाही दी, और जो गवाह थे हम्म। उन्होंने अगर वो गवाही नहीं दी, मुकर गए वहां पर, ठीक। तो वो छूट जाता है। तो इसीलिए होता है कि वहां पर जो है केवल साक्ष्य को देखा जाता है। ठीक। घटना हुई, किसने की किसने नहीं की, इसका कोई मतलब नहीं होता। भले ही अधिकारी की जानकारी में न्यायाधीश को ये मालूम हो कि ये घटना गलत। दूसरे ने की है, हाँ हाँ। लेकिन साक्ष्य आ रहा है जिसके खिलाफ, नहीं। उसी को सजा दी जाएगी। ठीक। तो जिसके कानून। खिलाफ नहीं आ रहा है तो छूट जाएगा। तो इसी वजह से ये कानून। अंधा कानून की। तो कानून जो अपना पूरा कार्य है वो सिर्फ सबूत के आधार पर करता है, हाँ, इसीलिए उसको अंधा कार्य इसीलिए कहा जाता कहते हैं। अच्छा, आम लोगों और अधिवक्ताओं में ये होता है, जैसे कोई आम लोग किसी पुलिस वाले से जब बातचीत करते हैं तो कई बार ये देखा गया कि पुलिस वाला आम जनता पे हाथ उठा देता है। और वहीं अगर अधिवक्ताओं से उसका मिलाप हो तो अधिवक्ताओं के प्रति ऐसा वो नहीं करते हैं। तो क्या समानता का अधिकार अधिवक्ताओं के लिए और आम जनताओं के लिए अलग अलग होता है? है। नहीं, समानता का अधिकार तो सभी के लिए एक सा है। हम्म। अब ये है, कुछ लोग अपनी हदें पार कर जाते हैं, हाँ। जैसे पुलिस कर जाती है। अगर पुलिस से आप कुछ बात पूछे हाँ। तो वो उसका जो है सही जवाब नहीं देंगे। ठीक। हालांकि अधिकारियों में जो ऊंचे अधिकारी होते हैं और। उनमें ऐसा नहीं होता हाँ है, हाँ। लेकिन जो दरोगा हैं, सिपाही हैं, हम्म। वो बस अपने ही बात मानने को तैयार होते हैं कि हम जो कह रहे हैं बस वही मानिए। ठीक। तो यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसी कोई घटना घटित होती है तो उसे क्या फैसला लेना चाहिए? हाँ, अगर ये कोई सिपाही या कोई दरोगा हम्म। या कोई भी पुलिस वाला जी। किसी आम आदमी के साथ मारपीट कर देता है, हाँ। गाली गलौज कर देता है, हाँ। तो उसके लिए भी वही कानून है हम्म। जो आम आदमी के लिए है। ठीक। उसके खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है। हाँ। और उसकी प्रक्रिया और है, पुलिस एफआईआर ना लिखे शायद, हाँ। हाँ। तो परिवाद दायर कर लेते हैं आप कोर्ट में। तो फिर आप अधिवक्ता के अधिवक्ता के जरिए। माध्यम से अपना परिवाद कोर्ट में दाखिल करेंगे और वो हाँ। अपनी गवाही दिलाएंगे। कई लोग अभी ये ऐसे मुकदमे चल रहे हैं जिनमें हाँ। दरोगा है, पुलिस वाले सिपाही हैं, जिनके खिलाफ लूट के, मारपीट के, रिश्वत। कई एक रिश्वत के कई एक मुकदमे चल रहे हैं, तो आपके जिसमें वो। पास कोई ऐसा केस आया है? हाँ, हमारे पास एक अपने यहाँ भोलेपुर का मामला था। जी। एक किशन शर्मा
हाँ जी। वकील साहब थे। ठीक है। तो उनको पुलिस, कर्नलगंज चौकी पुलिस ने प्रताड़ित। प्रताड़ित किया, उनको लाकर बंद कर दिया हवालात में। उनके साथ दो लड़के और थे, उनको बंद किया, हम्म, मारपीट की। हम्म, हालांकि उनकी चोटी तक काटने का आरोप था। ब्राह्मण थे वो। हाँ। ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने हस्तक्षेप किया, उनके खिलाफ 307 भी लगाई गई, हम्म, लेकिन उनकी बेल हो गई। तो उसके बाद में उन वकील साहब ने अपना एक परिवाद एंटी डकैती कोर्ट में डाला, हम्म, जिसमें आरोप था कि इन्होंने हमारे उस दौरान रुपए निकाल लिए। संगीत। हाँ, जबरदस्ती लूट लिए। ठीक। तो उसमें कोर्ट ने उनको लोगों को तलब किया। हम्म, तलब होने के बाद में बहुत बचते रहे, समन गए, वारंट गए। हम्म, उसके बाद वो लोग हाई कोर्ट भी गए, ठीक। लेकिन हाई कोर्ट ने उनको स्टे नहीं दिया, ठीक है। जिस पर वो 15 दिन, महीने भर जेल में। जेल में रहे। हम्म, उसके बाद बेल हुई। हम्म। तो अभी ट्रायल चल रहा है। तो अभी वो केस खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं हुआ, उसमें अब गवाही शुरू हो गई। ठीक। और पुलिस वालों ने वजह क्या बताई थी उन्हें गिरफ्तार करने की? पुलिस वालों ने ये कहा था कि उनका एक विवाद चल रहा था पड़ोसी से। हम्म, तो पड़ोसी की तरफ से एक एफआईआर उन्होंने बिल्कुल झूठी लिखवा दी, ठीक। 307 की। ठीक। नो इंजरी केस था, ठीक। और पुलिस ने मिलकर लिखवा दिया। हम्म, इसी आधार पर उनको बंद कर दिया था। ठीक। अक्सर कई जगह ये देखा गया है कि जो नवविवाहित पुरुष और स्त्री होते हैं जिनकी नई शादी हुई होती है, तो लड़की लड़कों वालों की गलती ना होने के बावजूद भी उन पर दहेज के प्रति प्रताड़ना करने का जो केस लगा देती है, इसमें आम आम लोगों को कैसे बच के निकलना चाहिए? अब दहेज वाला मामला है, हाँ। 125 का है, हाँ मेंटेनेंस का। जी। ये तो मामले बड़े संवेदनशील हैं, और अधिकतर कोर्टें भी उनमें पक्ष करती हैं लड़की का। बिल्कुल। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया है हम्म, कि पूरा घर जो है जी। किसी भी दहेज के मुकदमा में न फंसाया जाए, ठीक। क्योंकि आमतौर पर हम्म, लड़की वाले सभी को लिखाते हैं, तो और जी। लड़की की गलती हो हाँ। फिर भी उसके घर वाले नहीं मानते हैं। हाँ। केवल विशेष बात यह है कि अगर लड़की के घर वालों को हम्म, समझना चाहिए, इसके बारे में लड़की के घर वालों से बात करना चाहिए, नहीं है तो किसी मध्यस्थी द्वारा बात होना चाहिए, तब जो है इन मामलों पर रोक लग सकती है। अक्सर कुछ स्त्रियां ये धमकी भी देती है पुरुषों को कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या मेरे हिसाब से नहीं चले तो हम तुम्हारे ऊपर ऐसा केस लगवा देंगे। हाँ। तो उन मामलों में पुरुष अपना बचाव कैसे करें? अब पुरुष के लिए उसमें बचाव की बहुत ज्यादा स्थिति नहीं है। संभावना ना के बराबर होती हाँ, है। जी। बस उतना ही है कि जैसे तैसे अपनी भैया समझौता कर लो, हम्म, जिस आधार पर चल सके उस पर चलाओ, वरना कोई जो है कानूनी रूप से हाँ, कोई बचाव ऐसा नहीं है। पुरुष के लिए। हाँ, जिससे जो है वो कहेगा हमारे खिलाफ दहेज का मुकदमा ना करे। ना। एक और आम लोग। इस दहेज के संबंध में जो है, हम्म, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी, जी। जिसके अनुसार अब इसमें 3 बार मीडिएशन होता है। ठीक, 3 बार सुलह करा गई थी। हाँ, पहली बार जो है एफआईआर दर्ज हुई, हाँ। उसके बाद में पुलिस उस फाइल को भेज देगी कोर्ट। पारिवारिक समझौता के मतलब, वहां वार्ता होगी, वो सब 2 महीने तक चलता है। ठीक। नहीं हो पाई तो वो वापस चली जाएगी, और फिर उसके बाद वो चार्जशीट लगा देंगे। मीडिएशन का प्रोसेस 3 बार होता है। हाँ। तो उस आपने अभी तक कोई मीडिएशन का केस देखा है क्या? हाँ, हमने कई ये कराए हैं और समझौता भी करा दिए लोगों से। ठीक। कभी कभी तो जब एफआईआर आती है हाँ। उसी दौरान भी समझौते हो गए। कुछ लोगों के तब हुए हम्म, जब उन्होंने बेल अपनी जमानत डाली। ठीक। जमानत में भी ये है कि लड़की को, हम्म, बाकी को तो जमानत हो जाती है, हाँ हाँ। लड़के की जमानत होने के टाइम पर उसको इंटरिम बेल दी जाती है, ठीक। और इंटरिम बेल के बाद फाइल मीडियम सेंटर समझौता के लिए भेज दी जाती है। वहां पर समझौता अगर हो गया तो तो केस मुकदमा आगे खत्म बढ़ हो जाता जाता है। है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक सर्वे में देखा गया कि वहां पर ज्यादातर 250 से 300 मीडिएटर्स होते हैं जो पति पत्नी के विवादित वाले झगड़ों को मीडिएशन के थ्रू रिजॉल्व करवा देते हैं। तो क्या आपने न्यायालय में भी कुछ ऐसे मीडिएटर्स हैं हाँ, जिन्होंने? अपने यहाँ जो है हाँ। ये विधिक प्राधिकरण केंद्र है, ठीक। इसमें 7 लोग जो हैं वो एज अ वो मीडिएटर। मीडिएटर चल रही हैं, मतलब 7 पीठ चल रही हैं। ठीक। एक स्थायी लोक अदालत के नाम से चल रही है, हम्म, उसमें भी होता है। तो यहाँ पर भी समझौते की व्यवस्था है।
अच्छा। और इसके अलावा जो है, जैसे एफआईआर नहीं लिखी गई, हाँ। किसी ने प्रार्थना पत्र दिया लड़की ठीक। ने, तो वो पारिवारिक समझौता केंद्र पुलिस लाइन में भी है, ठीक। वहां पर भी पहले बात होती है। निपटारा अगर हो जाता तो एफआईआर दर्ज करने की नौबत नहीं आती। हम्म, ठीक है। अक्सर कई व्यक्तियों के साथ अगर कुछ मोहल्ले में या परिवार में विवाद होता है तो वो एफआईआर लिखवाने चौकी जाते हैं। तो अगर दरोगा उनकी एफआईआर नहीं लिख रहा है तो उस मामले में उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें कोई अधिवक्ता के पास जाना चाहिए? उसमें अगर एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, जी। तो पहली बात तो यह देखो, हर चौकी हम्म। रिपोर्टिंग चौकी नहीं होती है। अच्छा। रिपोर्ट हर लिखाने चौकी के में लिए आप रिपोर्ट नहीं लिखवा नहीं सकते? लिखा सकते हैं, ठीक है। थाने में ही जाना पड़ेगा, और रिपोर्ट जो है थाना पर ही दर्ज होगी। ठीक है। अक्सर। कुछ कुछ चौकियां जैसे दूर किए हैं, हम्म। किसी दूर दराज स्थान पर किसी थाने संबंधित हैं, हाँ। तो वहां पर रिपोर्टिंग चौकी के नाम से ही चौकी होगी, ठीक। तो उसी पर तो लिखी जा सकती है, अन्य चौकियों पर नहीं होगी। तो जो अभी कुछ चौकियों पर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है उसके पीछे ये वजह होती है कि वो रिपोर्टिंग चौकी नहीं होती। हाँ, वो रिकॉर्डिंग चौकी अगर नहीं है तो वो नहीं लिख सकते, नहीं। वो केवल रेफर कर सकते हैं थाने के लिए। हाँ, या वो आपका एप्लीकेशन सिर्फ ले हाँ, सकते हैं। बस। कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है हाँ कि हाँ। हम चौकी पे दे आए, चौकी हमारी मेरी कार्रवाई नहीं हुई, वो सुनवाई इसीलिए नहीं नहीं हुई होती है। क्योंकि वो रिपोर्टिंग चौकी नहीं। रिपोर्टिंग चौकी नहीं है, वो रिपोर्ट नहीं लिख सकते वहाँ। ठीक। और एक मिथ ये होता है कि अगर आपने अपनी आत्मरक्षा के चक्कर में किसी का अगर मर्डर किया हुआ है तो आपके बचने की संभावना कम होती है, ज्यादा होती है? और उसमें अलग अलग स्थितियां हैं। जैसे? जैसे अगर आपको किसी ने लाठी मारी, ठीक। तो आप अगर उसको गोली मार देते हैं जी। तो आप नहीं बच सकते हैं। ठीक है। उसका सिद्धांत ये है कि जितना बल अगले आदमी ने प्रयोग किया है, सामने वाले ने, उतना आप भी कर सकते हैं। ठीक। उसने लाठी मारी, आप भी लाठी मार सकते हैं। आपके घर में कोई चोर घुसा है, हम्म। तो ऐसा भी नहीं उसको, हालांकि 457 में दिया हुआ है हम्म। कि अगर रात के समय कोई आदमी घुसता है, चोरी करता है, जी। तो वो मारा भी जा सकता है। ठीक। उस स्थिति में आपके खिलाफ अपराध नहीं बनता है। ठीक। लेकिन अब आपने जो है, उसने आपके प्रति कुछ नहीं किया, केवल चोरी करने आया, हम्म। फिर भी आपने मार दिया, जी। तो वो उसमें नहीं बच सकते, बस हम्म। उसका आरोप आएगा। ठीक। अगर सामने से आपके ऊपर किसी ने गोली चलाई है तब आप गोली चला हाँ, सकते हैं, उसमें आप बच तो सकते हैं? तो आप अपने बचाव में कर सकते ठीक। हैं, अगर चलाने सामने के। से किसी ने हाँ, कम बल गोली का चलाइए प्रयोग तो आप गोली चला सकते हैं, भले ही वो सामने वाला मर जाए, हाँ। आपके लगे या ना लगे। और अगर सामने वाले ने कम बल का प्रयोग किया, हाँ आपने ज्यादा हाँ, बल ज्यादा का कर दिया इस्तेमाल तो किया, आप उसमें नहीं तो कर आप सकते। नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से जनता के ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो जनता को पता होने चाहिए जिनके बल पे वो एक सामान्य जिंदगी जी सके और उनके साथ कोई नुकसान ना हो सके? देखो, हमारे अनुसार तो जो है, जो अपने यहाँ व्यवस्था कानून की चलती है, जी। मेरे हिसाब से उचित नहीं है वो। कैसी? लोगों को मालूम नहीं होता है कि कानून क्या है, बिल्कुल। हम क्या अपराध करने जा रहे हैं, उसे हाँ। जानकारी नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आपके घर पर गए हाँ। और बिना बताए घुस गए, ठीक। तो कानून में अपराध है। ठीक है। अगर आपने बुलाया या हमने आपको आवाज दी, जी। आपने कहा आ जाओ, तो अपराध नहीं है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आम जनता को नहीं मालूम होती हैं। अब कोई निकल रहा है, उसके मन में लालच आ गया, उसने कोई चीज उठा ली, हम्म। तो वो, हालांकि उसने उठा ली, जी। वो आपकी है, बिना सहमत को उठाई है, हाँ। तो अपराधी तो वो चोरी का है, हम्म। लेकिन उसे नहीं मालूम है हाँ। कि हम ये उठाए ले जा रहे हैं। चोरी है। उसने इसलिए उठा लिया कि ये हमारे काम में आ जाएगी, लेकिन वो अपराध कर गया, नहीं मालूम है। तो अपने भारतवर्ष में जो है, हम्म। इस बात की बहुत बड़ी कमी है कि आदमी को कानून मालूम ही नहीं पड़ता है कि है क्या। हाँ, इसी इसी गलती के चक्कर में वो कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। कानून आया तो भाई, कुछ चीजें मालूम है उसे कि किसी को मार दोगे हाँ। जेल तो हम चलोगे। जो है हत्या हो जाएगी, हाँ हाँ। ठीक है। किसी को थोड़ा मारा तो उसके चोट लगी तो मारपीट का मुकदमा हो जाएगा। लेकिन तमाम ऐसी चीजें उसको मालूम ही नहीं थी, जनता हम क्या जागरूक करने नहीं है गए। कानून के प्रति। नहीं है। तो इसके और लिए ना आप। शासन भी उसको हाँ, नहीं जागरूक कराता है। तो इसके लिए आपको कैसे, आप क्या कर सकते हैं जो जनता कानून के प्रति जागरूक हो जाए? अब मेरी राय में तो जिस तरह से जो है किताबें पढ़ाई जाती हैं, हाँ। उसमें कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जी। जो डेली प्रयोग किए हैं, दैनिक
दरिया में आती हैं। जैसे। जैसे अब कोई आदमी जा रहा है, हम्म। किसी की कोई फसल खड़ी है, जी। उसमें मान लो गन्ना खड़ा है, गन्ना उसने तोड़ लिया। ठीक। अब वो गन्ना तोड़ लिया तो उसे मालूम होना चाहिए कि हमने चोरी कर ली। चोरी। लेकिन उसने क्यों तोड़ा? उसका बैड इंटेंशन नहीं, उसने इच्छा हुई उसकी, हम्म। उसने खाने के लिए तोड़ दिया। बिल्कुल। लेकिन वो कानून की दृष्टि में है चोरी। अपराध है, क्योंकि कानून साक्ष्य के हिसाब से काम करता है। कहीं से आम तोड़ लिए, चोरी है। चोरी। तो इन चीजों की जानकारी होना चाहिए। और कुछ धाराएं जो दैनिक प्रयोग किए हैं, जी। जिनसे अपराध बिना जाने अपराध हो जाता है। जैसे। अब यही नहीं पता है हमने, जैसे चोरी चोरी। होगी, अच्छा, हाँ। तो इस टाइप के कानून जो है किताबों में पढ़ाने चाहिए। तो आपके हिसाब भले से। क्यों कानून में 7 साल के बालक को जो तक जो है सजा नहीं। उसके अपराध नहीं माना जाता है। और जब वहां से ऊपर आते हैं जी। तो उन कक्षाओं से पढ़ाना शुरू करना चाहिए। हाँ। बच्चों में जो चोरियां करने की, मान लो अपने स्कूल में ही बैठे हैं, हाँ। उन्होंने रबड़ चुरा ली, पेंसिल चुरा ली, जी। तो वो अपराध तो चोरी का ही है। हाँ। लेकिन चलो बच्चे हैं, नाबालिग हैं, निबोध नहीं नहीं ध्यान है। दिया, हाँ। तो वहां से ही पढ़ाना चाहिए कि चोरी क्या होती है, मारपीट क्या होती है। और फिर आजकल कक्षा 9 के, कक्षा 7 के लोग काबू ले जाते हैं बच्चे। हाँ। पता लगा कि को साथ वाले को मार दिया, हाँ। मर्डर हो गया। तो अब उन्हें नहीं मालूम ये मर्डर हो रहा है, लेकिन वो लेकिन अनजाने हो में गया। घटना घटित कर। तो इस चीज में कुछ धाराएं जो हैं हाँ। उनकी जानकारी देना चाहिए। अगर बच्चा 7वीं कक्षा के बाद आया है तो 8वीं कक्षा से उसे कानून के प्रति जागरूक करना हाँ, चाहिए। उसे करना चाहिए। इस कानून बदलाव से काफी बड़ा बदलाव आ गया। बहुत बहुत बदलाव आएगा। तो जागरूक आदमी हो जाएगा तो फिर नहीं करता है, हाँ, अगर वो जागरूक होगा तो घटना तो को अंजाम नहीं देगा। नहीं देगा। अब हम लोग हैं जानने वाले, कानून जानने वाले जितने लोग होते हैं, हाँ। वो 4 बार सोचते हैं कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो इसका परिणाम क्या होगा। हाँ। और जो नहीं जानते हैं हाँ। वो परिणाम नहीं सोचते हैं, वो वो बस। तुरंत का देखते हैं कि इसने ऐसा किया है तो मुझे इसका जवाब देना है, बाद में क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। अक्सर आम जनता को ये लगता है कि अगर हम किसी एडवोकेट के पास जाएंगे तो मतलब एडवोकेट के प्रति जनता को डर रहता है कि क्या वो मेरी बात सही से सुनेंगे या क्या हम उनकी बात को समझ पाएंगे। तो असल में एडवोकेट का व्यवहार कैसा होता है वो आप बताइए। वो ऐसा है, जो वास्तविक रूप से एडवोकेट होता है और होना चाहिए, हाँ। तो उसको पहली बात तो ये है कि कानून की जानकारी हो। बिल्कुल। दूसरा, उसका व्यवहार जो है सामने के वाले के प्रति सरल। ठीक से होनी चाहिए। ऐसा भाषा उसकी होनी चाहिए जिससे वो सामने वाला हर बात को समझ सके और उसकी बात को आप समझ सकें। जहां तक हमारा विचार है जी। कि अधिवक्ता जो है, अगर हमें उसकी जानकारी नहीं होगी कानून की, मान लो मैं फौजदारी काम करता हूँ, कोई दीवानी वाले काम से संबंधित आ गया, रेवेन्यू से संबंधित आ गया, तो ये नहीं करना चाहिए कि लाओ दोबारा कर देते। ठीक। तो उसको सलाह देना चाहिए कि आप जो है रेवेन्यू वाले को जिला कर जाएंगे ठीक। या दीवानी वाले का। अक्सर जनता के पास जो केस होता है उसे इस चीज का भी बोध नहीं होता है कि हमारा जो केस है वो दीवानी के अंडर में आता है या फौजदारी के अंडर में। तो आप दीवानी केस क्या होते हैं और फौजदारी के केस क्या होते हैं वो बताओ। और दीवानी में तो वो होते हैं जैसे किसी मकान का विवाद हो, तो जगह जमीन का जमीन का ठीक। विवाद है, तो वो तो आते हैं दीवानी में। ठीक। और अगर कृषि भूमि है, कृषि फसल। कृषि भूमि होती ठीक। है जिनमें फसलें उगाई जाती हैं, हाँ। उसका विवाद है, तो वो रेवेन्यू में जाएगा, राजस्व में। राजस्व। ठीक। और अगर मारपीट हो गई, हाँ। कोई लूट हो गई, हाँ। हत्या हो गई, हाँ। चोरी हो गई, हाँ। तो ये सब अपराधी श्रेणी के हैं, तो ये फौजदारी के फौजदारी। हैं। अगर आपके साथ किसी ने झगड़ा किया है, मारा है, पीटा है, चोरी लूट हुई है, हाँ, ये तो ये फौजदारी में आता है। फौजदारी में है। और अगर आपके जमीन के प्रति कोई विवाद है, किसी ने जमीन आपकी ज्यादा ले ली है हाँ, या कब्जा कर लिया है, ये दीवानी में आता है। दीवानी में ठीक है। और कृषि से रिलेटेड जो वो राजस्व विभाग में। राजस्व विभाग है। तो जनता को ये समझना चाहिए कि जो वो अपना केस लेके जा रहे हैं हाँ, वो वो किस अधिवक्ता काम को। वो अधिवक्ता का है। लेकिन उसमें भी अधिवक्ताओं की कमी हम मानेंगे हाँ। हाँ। कि अब कोई भी आ गया उसको नहीं मालूम है, हाँ। तो उनकी जिम्मेदारी है कि उसको सही रहा, सही रहा है। उसको सही जगह पहुंचाए, उसका नुकसान ना हो। हाँ। और
हम लोगों ने भी कुछ अधिवक्ता ऐसे हैं जो हाँ। अधिवक्ता के रूम में तो हैं, जी। लेकिन अधिवक्ता रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ हाँ, तो तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? उनके खिलाफ हमने जो है, जो अधिवक्ता नहीं है जी। और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ठीक। अगर वो पढ़ रहे हैं और अप्रेंटिस के तौर पर कोर्ट में आ रहे हैं, ठीक। उनके लिए एक ड्रेस की व्यवस्था भी है कि आप जो है ब्लैक टाई आवश्यक रूप से बांधेंगे, जिससे ये साबित हो कि आप अधिवक्ता नहीं है बल्कि ट्रेनी है। ट्रेनिंग इंटर्नशिप में। क्योंकि लोगों को ये नहीं मालूम होता है, काला कोट पहन लिया कि वकील साहब हैं या नहीं है, तमाम लोग फंस जाते हैं ऐसे। और वो भी मना नहीं करते कि हम आपका वो केस तो के लायक नहीं वो तो अपना ये काम करने के लिए बैठे ही हैं, कब हमारे पास मछली फंसे तो कब हम जाल उठाएं अपना। वो तो केवल इसीलिए आए कि वकालत के नाम पर वकील बन करके धोखाधड़ी कर लेंगे। तो उनके खिलाफ भी हम लोग जो है, अभी चुनाव में पुलिस की व्यवस्था नहीं है, पुलिस आने के बाद में ऐसे लोगों को पकड़ेंगे है। और उनमें सुधार नहीं हुआ तो FIR करवाएंगे। तो जो कानून आम जनता के प्रति कार्य करता है, क्या वही कानून अधिवक्ताओं के प्रति भी वैसा ही कार्य हाँ, करता है? कानून तो सभी के लिए समान है, चाहे वक्ता हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई साहब है, कानून सभी के लिए है। बल्कि इतना है, अब जैसे गजटेड ऑफिसर की श्रेणी में जो आते हैं, हाँ। उनको कानून में धारा 197 में ठीक। कुछ सुरक्षा प्रदान करी है कि उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र, कोई विभागीय जी। परमिशन लेने के बाद भी कोर्ट में ला, लेकिन उनके लिए कानून में और कोई बचत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपराध किया उससे छूट जाए, केवल परमिशन की व्यवस्था रखी गई है कि अनुमति होने के बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कार्रवाई की। तो आप हमारी जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे कानून के प्रति? अब जनता के लिए तो हम यही चाहते हैं कि हमारी जनता से भी ज्यादा हमारी सरकार को जो इस बात के लिए जनता को प्रेरित करना चाहिए कि वो कानून की जानकारी अधिक से अधिक रखें, जो उनमें, जिससे उनका हित हो सके, बेवजह के मुकदमों में वो ना फंसे। कानून को अपने हाथ रखना है। कानून को अपने हाथ में ला लें, कानून की, और उसके किसी अपराध या किसी गलत कार्य करने की वजह से उनका समय बर्बाद ना हो, उनका आर्थिक शोषण ना हो। तो कानून की जागरूकता तो आम जनता के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।